हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। चलिए बच्चों, आज हम इस वीडियो में फिर से स्ट्रक्चर ऑफ एटम के कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के आए हैं। आप इनको ठीक से नोट करिए, आप आपके काम के हैं। बस बार बार मैं एक ही बात बोलूंगा बच्चों, आप इन एग्जाम्पल्स को नोट भी कर लें आप और खुद से सॉल्व करके देखें, काम की चीज है। गिव द लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल। गिव द लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल। बोहर्स मॉडल्स की लिमिटेशन आपको नोट करनी है बच्चों, ठीक है ना। आपको जाननी चाहिए, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फर्स्ट पॉइंट नोट करो, इट कैन नॉट एक्सप्लेन एग्जिस्टेंस ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। क्या बेटा, बोहर्स मॉडल एटम की इलिप्टिकल ऑर्बिट्स को एक्सप्लेन नहीं कर सके। इसको समरफील्ड ने एक्सप्लेन किया था, मेरे ख्याल से आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम केमिस्ट्री में भी पढ़ा था। बोहर्स मॉडल से एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की इलिप्टिकल ऑर्बिट्स को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। इट कैन नॉट एक्सप्लेन एग्जिस्टेंस ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। एटम में इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिट्स होती हैं वो सर्कुलर ना होकर इलिप्टिकल होती हैं। इसको बोहर्स मॉडल से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। सेकंड लिमिटेशन लिखो मेरे बच्चे, बोहर्स मॉडल इज वैलिड फॉर हाइड्रोजन एटम जिसके लिए Z=1 ओनली और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए ही बोहर्स मॉडल एप्लीकेबल है। जिसके लिए Z एक से ज्यादा हो उसके लिए बोहर्स मॉडल अप्लाई नहीं किया जा सकता। नोट कर लो इस पॉइंट को, बहुत काम की चीज है बच्चों। बोहर्स मॉडल इज वैलिड फॉर हाइड्रोजन एटम ओनली एंड नॉट फॉर अदर एलिमेंट ऑफ Z>1। जिस एलिमेंट के लिए Z एक से ज्यादा हो उस एलिमेंट के लिए बोहर्स मॉडल नहीं लगाया जा सकता हाइड्रोजन एटम के लिए। और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज मींस जैसे सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम है, तो एक हीलियम एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन हटा दो तो एक इलेक्ट्रॉन जब बचेगा तो सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम का भी स्पेक्ट्रम बिल्कुल सेम वैसा ही मिलेगा जैसा हाइड्रोजन एटम का है। सेकंड पॉइंट नोट करो, थर्ड पॉइंट नोट करो। थर्ड पॉइंट नोट करो बच्चों, बोहर्स मॉडल की लिमिटेशन में इट डज नॉट एक्सप्लेन फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। स्पेक्ट्रल लाइंस की फाइन स्ट्रक्चर को बोहर्स मॉडल से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। इसका भी पूरा डिटेल नहीं बताया मेरे बच्चे। श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ी होगी आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में, केमिस्ट्री में भी एक टॉपिक है श्रोडिंगर इक्वेशन, और वहां से भी पूरा डिटेल उसमें भी नहीं मेरे ख्याल से होगा आपके यहाँ। केवल एक बात याद रखें, बोहर्स मॉडल से, क्योंकि किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन का फाइन स्ट्रक्चर होता है, इसको एक्सप्लेन बोहर मॉडल से नहीं किया जा सकता। क्लियर है। फोर्थ लिमिटेशन नोट कीजिए, दिस थ्योरी मींस बोहर्स थ्योरी। दिस थ्योरी डज नॉट अकाउंट फॉर द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोहर्स मॉडल इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को एक्सप्लेन नहीं करता। इसको एक्सप्लेन किया था डी ब्रॉगली ने, ठीक है। 4 लिमिटेशन नोट कर लें आप। पहली लिमिटेशन, बोहर्स मॉडल से इलेक्ट्रॉन की इलिप्टिकल ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन की जो मोशन होती है न्यूक्लियस के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है, इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। दूसरा लिमिटेशन, बोहर्स मॉडल इज वैलिड फॉर हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज ओनली एंड डज नॉट फॉर अदर एलिमेंट फॉर Z>1। बोहर्स मॉडल को केवल हाइड्रोजन एटम के लिए ही वैलिड माना गया है। जिन एटम्स के लिए Z एक से ज्यादा होगा उनके स्पेक्ट्रम को, उसके लिए बोहर मॉडल एप्लीकेबल नहीं है। थर्ड लिमिटेशन, इट डज नॉट एक्सप्लेन फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। स्पेक्ट्रल लाइन कई छोटी छोटी लाइनों से मिलकर बनी होती है, इसको भी, उसके फाइन स्ट्रक्चर को भी बोहर्स मॉडल से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसको एक्सप्लेन किया था समरफील्ड ने, ठीक है ना। यस,
फोर्थ लिमिटेशन, दिस थ्योरी डज नॉट अकाउंट फॉर वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोहर्स मॉडल इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को एक्सप्लेन नहीं करता। इसको एक्सप्लेन किया था किसने? डी ब्रोगली ने। क्लियर? चलिएगा, एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिए, इसे काम का है। यूजिंग द बोहर्स मॉडल कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम इन द n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2 एंड n इक्वल टू 3 लेवल। मतलब एटम में इलेक्ट्रॉन की पहली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड निकालनी है बच्चों, सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड निकालनी है, थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड निकालनी है। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है मेरे बच्चे? कैलकुलेट द ऑर्बिटल टाइम पीरियड इन ईच ऑफ दीज लेवल। n इक्वल टू 1 में इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड क्या होगा? मतलब पहली ऑर्बिट में टाइम पीरियड पूछा है, ऑर्बिटल पीरियड। ऑर्बिटल पीरियड का मतलब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने में लगा समय, एक रिवॉल्यूशन में टाइम। पहली ऑर्बिट में पूछा है टाइम पीरियड, सेकंड ऑर्बिट में टाइम पीरियड पूछा है, थर्ड ऑर्बिट में टाइम पीरियड पूछा है। बोहर्स मॉडल, यूजिंग द बोहर्स मॉडल कैलकुलेट स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इन n इक्वल टू 1 का मतलब पहली ऑर्बिट में स्पीड क्या है, सेकंड ऑर्बिट में स्पीड निकालनी है, थर्ड ऑर्बिट में स्पीड निकालनी है। ये तो फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट देखिएगा, कैलकुलेट द ऑर्बिटल पीरियड। ऑर्बिटल पीरियड का मतलब ऑर्बिट में घूमते समय एक रिवॉल्यूशन में लगा समय कितना होगा। इन ईच ऑफ दीज लेवल्स का मतलब पहली ऑर्बिट में, दूसरी ऑर्बिट में, तीसरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड निकालना है। और बोहर, अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज गिवन बाय द रिलेशन 2.18 × 10⁶ अपॉन n मीटर पर सेकंड। ये हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूं। तो पहली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होगी? n की जगह पर 1 लिख दो। इस n की जगह पर 1 लिख दो, तो पहली ऑर्बिट में n इक्वल टू 1 लिखो, तो पहली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड निकल आई 2.18 × 10⁶ अपॉन 1, इतने मीटर पर सेकंड। अब सेकंड ऑर्बिट में निकालनी है स्पीड, तो n की जगह पर 2 लिखो, यहां पर 2 लिख दो, 2 से डिवाइड कर देना। ये वैल्यू ये है, n की जगह पर 2 लिख दिया, डिवाइड कर दिया, तो सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड आ जाएगी n इक्वल टू 3। थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड निकालनी है मेरे बच्चे। थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड, इसमें n की जगह पर 3 लिखो, इलेक्ट्रॉन की स्पीड निकल आएगी। क्लियर है ये बात? सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? कैलकुलेट द ऑर्बिटल टाइम पीरियड इन ईच ऑफ दीज लेवल्स। मतलब पहली ऑर्बिट में, दूसरी ऑर्बिट में, तीसरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड पूछा है। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला है t इक्वल टू 2πr/v। टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस एक बार रिवॉल्व करने में ऑर्बिट में ट्रेवल डिस्टेंस कितनी होगी? ऑर्बिट की लंबाई 2πr अपॉन स्पीड, 2π ये रहा। nth ऑर्बिट में, nth ऑर्बिट की रेडियस का फॉर्मूला होता है 0.528 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, मीटर बना दिया उसका एंगस्ट्रॉम का। अरे nth ऑर्बिट की रेडियस का फॉर्मूला होता है 0.528 n²। ठीक है ना, एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को मीटर बनाएंगे तो इसको 0.528 को 0.53 लिख दूं, राउंड ऑफ कर दिया ना 8 को। एंगस्ट्रॉम को मीटर बना रहा हूं 10⁻⁻10 और इंटू n²। nth ऑर्बिट में, nth ऑर्बिट की रेडियस का फॉर्मूला है हाइड्रोजन एटम की nth ऑर्बिट का रेडियस। और nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी है? 2.18 इंटू 10⁶ अपॉन n मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी तो ये लिख दो और रेडियस ये लिख दो, ये तो रेडियस लिख दो। तो r की जगह पर 2π तो ये रहा, इस r की जगह पर मैंने ये वैल्यू लिख दी, मीटर में बना दी ये वैल्यू। और इस वेलोसिटी की जगह पर यहां पर मैंने लिख दी 2.18 इंटू 10⁶ अपॉन n, 2.18 इंटू 10⁶ अपॉन n। ठीक है ना, तो एक काम करो,
ये नोट कर लिया ना, ठीक है ना। देखो 2 पाई की वैल्यू 3.14, पाई की वैल्यू 3.14 लिख देना यहाँ पर, 3.14 इंटू 2 और इंटू 0.53 अपॉन 2.8, इसको डिवाइड करोगे और पावर यहां से सॉल्व कर लेना, तो 10 पावर -10 और ये 6 ऊपर पहुंचेगा तो 10 पावर -16, तो ये हो गया 2 इंटू 3.14 इंटू 0.53 डिवाइड बाई 2.18, सॉल्व करेंगे तो 1.52 आएगा ये, और n स्क्वायर ये रहा, एक n ये नीचे से ऊपर जाएगा तो n की पावर 3 ये रहा, तो टाइम पीरियड nth ऑर्बिट में ये आ गया। तो nth ऑर्बिट में टाइम पीरियड के लिए रिलेशन आ गया मेरे बच्चे, हाइड्रोजन एटम की nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड इतना आएगा। क्लियर है? तो अब पहली ऑर्बिट में टाइम पीरियड पूछ रहा है बच्चे। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n बराबर 1 लिखोगे, n बराबर 1 लिखोगे तो ये टाइम पीरियड t1 आ जाएगा, n बराबर 2 लिखोगे तो टाइम पीरियड t2 आ जाएगा, और n बराबर यहाँ 3 लिखोगे तो टाइम पीरियड t3 आ जाएगा। फर्स्ट ऑर्बिट में टाइम पीरियड के लिए n की जगह पर 1 लिख दो, सेकंड ऑर्बिट में टाइम के लिए n की जगह पर 2 लिख दो, थर्ड ऑर्बिट में टाइम पीरियड के लिए n की जगह पर 3 लिख दो, फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में और थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड निकल आएगा। तो इस वैल्यू में, इस वाली वैल्यू में यहां पर n की जगह पर 1 लिखूंगा तो पहली ऑर्बिट में, क्योंकि nth ऑर्बिट में टाइम पीरियड ये रहा, अरे ये वैल्यू डायरेक्ट यहां पर छाप दिया बच्चों मैंने, तो n की जगह पर 1 लिख रहा हूं मैं, तो t1 आ जाएगा 1.52 इंटू 10 की पावर -16 इंटू 1 का क्यूब, इतने सेकंड, तो यही वैल्यू आएगी ना। अब इस n की जगह पर 2 लिखोगे, 2 का क्यूब करोगे, 8 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें मल्टीप्लाई करो, इसमें 2 की पावर 3 तो 8 हो जाएगा ना, ये 8 का मल्टीप्लाई इसमें कर लो तो ये रिजल्ट ये आएगा। तो हाइड्रोजन एटम की सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड इतना निकल आया। थर्ड ऑर्बिट में निकालना है, n की जगह पर 3 लिख दो, 3 की पावर 3 तो 27 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो 27 का मल्टीप्लाई 1.52 में करोगे तो वैल्यू इतनी आएगी बच्चों, 10 पावर -16 इतने सेकंड। थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड निकल आएगा। क्लियर है ये बात? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए। ये तो समझ आ गया होगा बच्चों, नोट कर लिया होगा ये तो, बहुत अच्छा। ये क्वेश्चन नोट कीजिएगा आप, नोट करिए, बहुत बेहतरीन और काम का क्वेश्चन है, जरूरत से ज्यादा काम का क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ज्यादा काम का क्वेश्चन है, आप नोट करिए आप इसे। अ 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन बीम इज यूज्ड टू बम्बार्ड गैसियस हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर। कोई इलेक्ट्रॉन बीम है, उस इलेक्ट्रॉन बीम में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दे रखी है कितनी, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वो इलेक्ट्रॉन बीम गैसियस हाइड्रोजन के एटम से टकरा रही है रूम टेम्परेचर पर। तो ये पूछ रहा है व्हाट सीरीज ऑफ वेवलेंथ विल बी इमिटेड, व्हाट सीरीज ऑफ वेवलेंथ विल बी इमिटेड, जो उसमें से वेव इमिट होंगी वो कौन कौन सी सीरीज की होंगी, इमिटेड वेवलेंथ कितनी होगी, और उन वो सीरीज की कौन कौन सी वेवलेंथ हो, कौन कौन सी सीरीज होगी, वो ये पूछा है उसने। भाई रूम टेम्परेचर पर हाइड्रोजन एटम से जब इलेक्ट्रॉन बीम टकराएगी जिसकी एनर्जी कितनी है 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट रूम टेम्परेचर पर हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन होगा ना वो ग्राउंड स्टेट पर होगा। कहां पर होगा? ग्राउंड स्टेट पर होगा। तो इतनी एनर्जी जब ग्राउंड स्टेट पर हाइड्रोजन एटम को मिलेगी तो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो कौन से एनर्जी लेवल में जाएगा? ग्राउंड स्टेट पर जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसमें इतनी एनर्जी ऐड कर दो तो उस इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो हमको वो एनर्जी लेवल पता चल जाएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के ग्राउंड स्टेट से जाएगा। ठीक है ना? तो यही हमने किया है। देखो यहां पर मेरे बच्चे, यहां पर हमने यही किया है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन
is 12.75 electron volt. But energy of electron in ground state in hydrogen atom is -13.6 electron volt. तो इस इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी कितनी है ग्राउंड स्टेट में, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इस इलेक्ट्रॉन को जिसकी एनर्जी इतनी है उसको इतनी एनर्जी दे दी, तो उस इलेक्ट्रॉन की फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी? सो न्यू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन -13.6 तो पहले है, उसको इतनी और मिल गई, तो इसमें ये ऐड कर दो, तो एनर्जी इतनी हो जाएगी उसकी फाइनल इलेक्ट्रॉन की। तो इस एनर्जी, ये एनर्जी कौन सी और लेवल में होगी, एनर्जी लेवल में होगी, ये बात पता कर लो पहले आप। तो nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये nth ऑर्बिट में एनर्जी आ गई ये वाली -0.85 इक्वल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट जाएगा, तो n स्क्वायर को तो यहां ले लो, माइनस से माइनस कैंसिल, 0.85, 13.6 को 0.85 से डिवाइड करोगे ना, तो n स्क्वायर की वैल्यू यहां से 16 निकलेगी, तो n स्क्वायर की वैल्यू 16, तो n की वैल्यू 4 आ जाएगी। अरे मेरे बच्चे इस वाले टर्म को सॉल्व कर लो, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। देखो मैं यहां सॉल्व करके दिखा रहा हूं, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट गया है, माइनस से माइनस कट जाएगा अपॉन 0.85, और इस वैल्यू को इससे डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू 16 आएगी, तो n की वैल्यू मेरे बच्चे 4 आ गई। तो इसका मतलब एटम में इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, फोर्थ ऑर्बिट पे चला गया। एटम में इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट पे चला गया, तब क्या होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। एटम में इलेक्ट्रॉन फोर्थ से फर्स्ट पर आ सकता है, थर्ड से फर्स्ट पर आ सकता है, सेकंड से फर्स्ट पर आ सकता है, फोर्थ से थर्ड पर आ सकता है, फोर्थ से सेकंड पर आ सकता है, ठीक है ना? बोलो मेरे बच्चे। अब थर्ड से सेकंड पर ये आ सकता है, तो रेडिएशन टोटल 6 मिलेंगे इसमें। कितने, 6 रेडिएशंस मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6। मैंने इसको इस तरह से दिखा दिया, यहां पर चेक करो जरा बच्चों। So it is clear that the electron in raised to the fourth orbit, फोर्थ ऑर्बिट में चला गया इलेक्ट्रॉन, चेक कर लो। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां पर आएगा, देखो इलेक्ट्रॉन फोर्थ से ग्राउंड स्टेट पर डायरेक्ट आ सकता है, हो सकता है फोर्थ से थर्ड पर आए, हो सकता है फोर्थ से थर्ड पर आए और फोर्थ से सेकंड पर आए। उसके बाद यह भी हो सकता है कि थर्ड से फर्स्ट पर आए, थर्ड से सेकंड पर आए, और यह भी हो सकता है सेकंड से फर्स्ट पर आए। तो ट्रांजिशन 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। जब एटम में इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए, हायर से ग्राउंड स्टेट पर आए, तो ये सब पहली ऑर्बिट पर जब आएगा तो ये पास्चन होगी, ये भी पास्चन सीरीज की लाइन है, ये भी पास्चन सीरीज की लाइन है। सेकंड ऑर्बिट पर जो स्पेक्ट्रल लाइन मिलती है वो बामर सीरीज की होती है, बामर सीरीज है ये। सेकंड ऑर्बिट पर जो सीरीज मिलती है वो बामर होती है, फर्स्ट ऑर्बिट पर लेमन सीरीज होती है, थर्ड ऑर्बिट पर पास्चन सीरीज होती है। तो 3 सीरीज मिलेंगी इसमें, लाइमन बामर पास्चन। लाइमन सीरीज में 3 लाइन मिलेंगी, ये एक तो फर्स्ट लाइन मिलेगी लाइमन सीरीज में, ये सेकंड लाइन मिलेगी, और ये लाइमन सीरीज में तीसरी लाइन मिलेगी। बामर सीरीज में 2 लाइन मिलेंगी, बामर सेकंड ऑर्बिट पर 2 लाइन आ रही है, देख बामर सीरीज की पहली लाइन है ये वाली, और ये बामर सीरीज की दूसरी लाइन है। और पास्चन सीरीज में केवल 1 लाइन मिल रही है, ये वाली फोर्थ से थर्ड पर पास्चन सीरीज में केवल 1 लाइन मिल रही है, चेक कर लो। तो इसका मतलब देखो ट्रांजिशन कौन कौन से हैं, फोर्थ से थर्ड पर है, फोर्थ से थर्ड पर, एक फोर्थ से सेकंड पर है, ये बामर सीरीज है, ये फोर्थ से थर्ड पर है, फोर्थ से थर्ड पर है, तो ये तो कौन सी है, पास्चन। फोर्थ से सेकंड पर है, ये कौन सी है, बामर। फोर्थ से फर्स्ट पर है, ये कौन सी है, लाइमन। ये कौन सी है, फोर्थ से थर्ड पर, ये पास्चन सीरीज है। फोर्थ से सेकंड पर ये वाली बामर सीरीज है, और फोर्थ से फर्स्ट पर ये लेमन सीरीज है। उसके बाद देखो थर्ड से चलो आओ, थर्ड से सेकंड पर, थर्ड से सेकंड पर बामर सीरीज है, थर्ड से फर्स्ट पर ये लेमन सीरीज है, फिर से चेक कर लो। उसके बाद सेकंड से फर्स्ट पर
लाइमन सीरीज है, लाइमन सीरीज पहली ऑर्बिट पर आती है, ये लाइमन सीरीज यहां मिलेगी फर्स्ट ऑर्बिट पर। चेक कर लो, लाइमन सीरीज में 3 लाइन मिल रही है, 1 2 और 3। बामर सीरीज में 2 लाइन मिल रही है, एक तो ये वाली और एक ये वाली। और पास्टन सीरीज में केवल एक ही लाइन मिल रही है, 4th से 3rd पर, ये वाली पास्टन सीरीज की है। ये तो पास्टन सीरीज है, ये बामर सीरीज है और ये लाइमन सीरीज है। ये कौन सी है? बामर सीरीज, क्योंकि सेकंड पर आ रही है, 3rd से 2nd पर। ये कौन सी है? 3rd से 1st पर, 1st पर आ रही है लाइमन है, 2nd से 1st पर आ रही है लाइमन है। ये लाइमन, ये लाइमन और ये लाइमन, 1 2 3 ये लाइमन सीरीज है, ये 2 बामर सीरीज हैं और केवल एक पास्टन सीरीज है। फिर से चेक कर लो, जरा देखिएगा ग्राउंड स्टेट पर हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है ग्राउंड स्टेट पर? -13.6। सेकंड ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -3.4। थर्ड ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे आपको इसकी एनर्जी निकालनी है, इसकी वेवलेंथ निकालनी है, तो इस एनर्जी में से इस एनर्जी को सबट्रैक्ट कर लो, तो इसका एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा। तो इसकी वेवलेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला लगा देना 12375 डिवाइड बाई इस एनर्जी और इस एनर्जी का अंतर। इसकी एनर्जी निकालनी है, वेवलेंथ निकालनी है ये वाली, तो यहां λ2 लिखना, 12375 डिवाइड बाई डेल्टा ई। डेल्टा ई ये वाली एनर्जी निकालेंगे, इसकी और इस एनर्जी का अंतर। इसकी वेवलेंथ निकालनी है λ1, तो यहां λ1 लिखना 12375 अपॉन डेल्टा ई, इस एनर्जी और इस एनर्जी का अंतर यहां लिख देना, तो λ1 आ जाएगा। जैसे λ5 निकालना है, तो λ5 लिखना यहां और इस एनर्जी और इस एनर्जी, मतलब यहां से यहां तक, इस एनर्जी का अंतर यहां लिख देना, इसकी वेवलेंथ निकल आएगी। इस एनर्जी का अंतर यहां लिख देना, इसकी वेवलेंथ निकल आएगी। जिसकी ही वेवलेंथ निकालनी है आपको इस फॉर्मूले से निकाल दो, ठीक है, क्लियर। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिट पर पहुंच गया? 4th ऑर्बिट पर पहुंच गया। सो पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन एज फॉलोज, 4th से 3rd पर, 4th से 2nd पर, 4th से 1st पर, 3rd से 2nd पर, 3rd से 1st पर और एक 2nd से 1st पर। क्लियर है। सो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन क्या मिली? 6 मिलेंगे, क्योंकि n बराबर 4 है। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन इमिशन स्पेक्ट्रम, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, स्पेक्ट्रल लाइंस इन इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम, इसका फॉर्मूला होता है n(n-1/2)। यहां पर n की वैल्यू कितनी है? 4, 4 - 1/2, वैल्यू 6 आएगी। क्लियर है। अब डिफरेंट सीरीज की वेवलेंथ क्या होगी? जैसे एटम में इलेक्ट्रॉन 4th से 1st पर आ रहा है, 4th ऑर्बिट से 1st पर आ रहा है, तो डायरेक्ट लगाइए λ1, 12375 डिवाइड बाई डेल्टा ई। λ1 के लिए डेल्टा ई लेंगे हम, इस एनर्जी और इस एनर्जी का डिफरेंस। दिस माइनस दिस यहां पर रख दो और इस वैल्यू को इससे डिवाइड करोगे तो ये वेवलेंथ आएगी 970 एंगस्ट्रॉम। मेरे ख्याल से ये अल्ट्रावायलेट रीजन में है और ये लाइमन सीरीज की 1st, 2nd, 3rd लाइन है। ये लाइमन सीरीज की 3rd लाइन है और लाइमन सीरीज की 3रे नंबर वाली लाइन है ये, और इसकी वेवलेंथ लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में आती है बच्चों। दिस वेवलेंथ लाइज इन अल्ट्रावायलेट रीजन, और ये लाइमन सीरीज है, क्यों? पहली ऑर्बिट पर आ रही है। फ्रॉम n = 4 टू n = 2, n = 4 से n = 2 पर आई, तो ये बामर सीरीज है मेरे ख्याल से। इस एनर्जी और इस एनर्जी का डिफरेंस फॉर्मूले में लगा दो, ये रहा 12375। एनर्जी डिफरेंस कहां का चाहिए मुझे? यहां से लेकर यहां तक का, मींस इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करो, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिजल्ट ये आएगा बेटे 2.55। इस वैल्यू को इससे डिवाइड करोगे तो मेरे ख्याल से बामर सीरीज है, विजिबल रीजन में आ रही है। ये वेवलेंथ जो आ रही है बामर सीरीज है और विजिबल रीजन में आ रही है। ये वैल्यू मैंने कहां से निकाली? ये वैल्यू निकाली n = 4 से n = 2। तो ये देख लो यहां से
n बराबर 4 पर एनर्जी इतनी है और n बराबर 2 पर एनर्जी इतनी है। इस एनर्जी और इस एनर्जी का डिफरेंस इसकी वेवलेंथ बता देगा। क्लियर? अब λ3 निकालना है आपको, λ3, ये λ3 निकालना है। तो इस एनर्जी और इस एनर्जी का डिफरेंस इस फॉर्मूले में डाल दो। n = 4 से n = 3 पर पास्टन सीरीज है ये शायद। λ3 12375 डिवाइड बाई डेल्टा ई इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 12375 डिवाइड बाई डेल्टा ई कितना है? n बराबर 4 से n बराबर 3 पर जो एनर्जी का डिफरेंस था वो वैल्यू लगा दी, डिवाइड कर दो। ये मेरे ख्याल से पास्टन सीरीज, ये वेवलेंथ इंफ्रारेड रीजन में है। यह बात लिख दी है मैंने, ये वेवलेंथ पास्टन सीरीज की है, फार इंफ्रारेड रीजन में है। क्लियर है? अब चलिए n बराबर 3 से n बराबर 1 पर, n बराबर 3 से n बराबर 1 मेरे ख्याल से लाइमन सीरीज है क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट पर मिल रही है। n बराबर 3 पर एनर्जी देखो, ये रही। n बराबर 3 पर एनर्जी ये है और n बराबर 1 पर एनर्जी ये है। इस एनर्जी और इस एनर्जी का डिफरेंस 12375 बाई डेल्टा ई वाले फॉर्मूले में डाल दो तो ये λ4 की वैल्यू आ जाएगी। λ4 n बराबर 3 से n बराबर 1 पर है। तो इस एनर्जी और इस एनर्जी का अंतर, ये फिगर बना लेना पहले, ये फिगर बना लेना, नहीं तो रिजल्ट नहीं निकलेंगे आपके। ये फिगर बना लो, बना लिया होगा। तो λ4 कहां मिल रही है? n बराबर 3 से n बराबर 1 पर। तो इस एनर्जी और इस एनर्जी का डिफरेंस वेवलेंथ λ4 निकाल सकते हैं हम। ये रही 12375 डिवाइड बाई डेल्टा इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, थर्ड ऑर्बिट और फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी का डिफरेंस 12.09, इस वैल्यू को डिवाइड कर दो। ये मेरे ख्याल से लाइमन सीरीज है और लाइमन सीरीज की ये जो वेवलेंथ आ रही है अल्ट्रावायलेट रीजन में वेवलेंथ है। ये अल्ट्रावायलेट रेज की वेवलेंथ 100 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा और 4000 एंगस्ट्रॉम से कम होती है। ये अल्ट्रावायलेट रीजन में है, लाइमन सीरीज है। n बराबर 3 से n बराबर 2 पर आइए। n बराबर 3 से n बराबर 2, n बराबर 2 पर थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो इसका मतलब ये बामर सीरीज की पहली लाइन है, विजिबल रीजन में आएगी। तो λ5 12375 डिवाइड बाई डेल्टा ई इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड ऑर्बिट पर एनर्जी और सेकंड ऑर्बिट पर एनर्जी का अंतर 1.89 डिवाइड कर लोगे, वेवलेंथ इतनी आ जाएगी। थर्ड और सेकंड ऑर्बिट पर एनर्जी का डिफरेंस इस फिगर में से देख लेना। थर्ड ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट पर इस एनर्जी और इस एनर्जी का अंतर, इस एनर्जी और इस एनर्जी का डिफरेंस निकालना है तो λ5 निकल आएगा। क्लियर है? ये रहा 1.89 एनर्जी का डिफरेंस है थर्ड और सेकंड ऑर्बिट पर। इस एनर्जी से डिवाइड कर देंगे हम, वेवलेंथ आ जाएगी। और ये वेवलेंथ मेरे ख्याल से विजिबल रीजन में है, 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 के बीच में है। ये विजिबल रीजन में है, बामर सीरीज है। अब n बराबर 2 से n बराबर 1 पर λ6 निकलेगा सेकंड ऑर्बिट पर और फर्स्ट ऑर्बिट पर एनर्जी का डिफरेंस। सेकंड ऑर्बिट ये रही, फर्स्ट ऑर्बिट ये रही, इसकी एनर्जी का अंतर दिस माइनस दिस 10.2 आएगा। λ6 निकाल लीजिएगा आप यहां से। तो λ6 = 12375 डिवाइड बाई डेल्टा ई इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10.2 से डिवाइड कर दो। मेरे ख्याल से ये पास्टन सीरीज की पहली लाइन है, ये अल्ट्रावायलेट रीजन में आ रही है। क्यों अल्ट्रावायलेट रीजन में क्यों बोला? क्योंकि इसकी ये वेवलेंथ जो देख रहे हैं आप 4000 से कम है और 100 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा है। अल्ट्रावायलेट रीजन की वेवलेंथ है ये। पक्का नोट कर लिया होगा मेरे बच्चे? पॉइंट सारे नोट कर लिए मेरे बच्चे? देख लो फिर से। आपको λ1 निकालना है, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू डाली है। λ2 निकालना है, नोट कर लीजिए आप इसे। नोट कर लिया? चले, ये पॉइंट भी नोट कर लिए। λ5 और λ6 नोट कर लीजिए जल्दी से। नोट कर लिया राजा बेटा? बहुत अच्छा। चलें बच्चों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें, सिंपल सा पार्ट है, बहुत बेहतरीन और बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है अगर आप समझेंगे तो। इन अकॉर्डेंस with the Bohr's model,
फाइंड द क्वांटम नंबर दैट characterizes the earth revolution around the sun in an orbit of radius 1.5 into 10 power 11 meter with orbital speed 3 into 10 power 4 meter per second. Given that mass of the earth is 6 into 10 power 24 किलोग्राम. क्वेश्चन पहले लिखो और फिर क्वेश्चन हम समझाते हैं आपको. ये कह रहा है मेरे बच्चे कि हमारी जो अर्थ है सन के अराउंड, ये तो सन और अर्थ हमारी सन के अराउंड किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है. ये अर्थ है. जिस ऑर्बिट में अर्थ रिवॉल्व कर रही है उसकी रेडियस क्वेश्चन में गिवन है, और ये अर्थ जिस स्पीड से रिवॉल्व कर रही है उसकी स्पीड गिवन है. तो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि बोहर थ्योरी को अप्लाई करके ये बताओ कि अर्थ सन की कौन से नंबर ऑफ ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, मतलब जिस ऑर्बिट में ये रिवॉल्व कर रही है अर्थ उसका नंबर ऑफ ऑर्बिट बताना है. जबकि क्वेश्चन में इस अर्थ के ऑर्बिट की जो रेडियस है ना वो क्वेश्चन में गिवन है, ये वैल्यू गिवन है और ऑर्बिट की स्पीड गिवन है. तो लगा दीजिए मेरे बच्चे बोहर सेकंड पोस्टुलेट. क्या एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई. तो एम वी आर इक्वल टू एन इंटू एच अपॉन 2 पाई. देखो मास दिया है अर्थ का, ऑर्बिट में अर्थ की स्पीड दी है और जिस ऑर्बिट में अर्थ रिवॉल्व कर रही है उसकी रेडियस दी है. ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है और n की वैल्यू निकालनी है. और h प्लैंक्स कांस्टेंट हम जानते हैं, बोर्स मॉडल लगाया है मैंने, बोर्स सेकंड पोस्टुलेट लगाया है. यही कह रहा है इन अकॉर्डिंग विद द बोहर्स मॉडल को अप्लाई करना है आपको. फाइंड द क्वांटम नंबर का मतलब n की वैल्यू पूछी है, दैट कैरेक्टराइजेज द अर्थ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन in an orbit of radius 1.5 into 10 power 11 meter with orbital speed 3 into 10 power 4 meter per second. given है क्वेश्चन में mass of the earth is 6 into 10 power 24 किलोग्राम. तो लगा दीजिए वैल्यू आप इसमें. क्वेश्चन में मेरे बच्चे रेडियस दिया है, ऑर्बिटल स्पीड दिया है, अर्थ का मास दिया है, n की वैल्यू पता करनी है, h प्लैंक कांस्टेंट हम जानते हैं तो n निकालना है. तो n को तो यहां रखो, n को यहां रखो, 2 पाई को यहां ले आओ, h को नीचे ले आओ. तो एम वी आर 2 पाई यहां आ गया और अपॉन h. पुट द वैल्यू, गेट द आंसर. वैल्यू पुट कर दो इसमें. नंबर ऑफ ऑर्बिट निकल आएगी. जिस ऑर्बिट में अर्थ रिवॉल्व कर रही है उसका क्या बेटा क्वांटम नंबर निकल आएगा. ठीक है ना. m अर्थ का मास कितना है 6 इंटू 10 पावर 24. स्पीड दे रखी है अर्थ की 3 इंटू 10 पावर 4. रेडियस ऑफ ऑर्बिट 1.5 10 पावर 11, 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, h प्लैंक कांस्टेंट है 6.6 इंटू 10 पावर -34. इस वैल्यू को सॉल्व कर लो तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर निकल आएगा, उसका n की वैल्यू निकल आएगी. यही क्वेश्चन में हमको पता करना था, क्वांटम नंबर पता करना है. क्लियर है ये बात? नोट कर लिया होगा बच्चों, क्वेश्चन कर लिया, बहुत अच्छा. एक सिंपल सा और मजेदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों. आप इसको पहले नोट करिए क्वेश्चन को, ठीक है ना. इसका आंसर भी बहुत इंटरेस्टिंग है. क्वेश्चन क्या पूछा है पहले क्वेश्चन नोट करो. क्वेश्चन नोट करिए पहले. सिंपल है क्वेश्चन, कुछ नहीं है. क्वेश्चन समझ आ जाए बस एक बार आपको. द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन ए हाइड्रोजन एटम इज वीकर देन द कूलम्स अट्रैक्शन बाय ए फैक्टर ऑफ अबाउट 10 की पावर -40. हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच
कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना, उससे 10⁻⁻40 टाइम्स वीक है। मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले इलेक्ट्रिकल फोर्स से इतना वीक है 10⁻⁻40 टाइम्स वीक है। मतलब ग्रेविटेशनल, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, उससे इतना वीक है, इतने 10⁻⁻40 टाइम्स वीक है। अब वो ये कह रहा है क्वेश्चन में, एन अल्टरनेटिव वे of looking at this fact is to estimate the radius of the first Bohr orbit of hydrogen atom if the electron and proton were bound by gravitational attraction। अगर हम इस फैक्ट को यूज करें कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मिल रहा है। तो उस केस में क्या पता करना है मेरे बच्चे, उस ऑर्बिट की रेडियस पता करनी है हमको। किसकी? एटम में इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उस ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी। इस्तेमाल करना है हमको क्या, यहां पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन की सर्कुलर मोशन के लिए क्या प्रोवाइड कराए, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो उस केस में उस ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये पूछा है। ठीक है ना, क्वेश्चन में क्या पूछना कहना है, यू विल फाइंड द आंसर इंटरेस्टिंग। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा मेरे बच्चे आपका, तो चेक करो जरा, क्वेश्चन पहले समझ आ गया होगा, फिर से समझ लो। द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन हाइड्रोजन एटम इज वीकर देन द कूलम्स अट्रैक्शन बाय ए फैक्टर ऑफ अबाउट 10⁻⁻40। नोट करो, एन अल्टरनेटिव वे ऑफ लुकिंग एट दिस फैक्ट इज टू estimate the radius of the first orbit of a hydrogen atom if the electron and proton were bound by gravitational attraction। You will find the answer interesting। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये पूछा है उसने। हमको यूज करना है क्या बेटा कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है हाइड्रोजन एटम का, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करे। तो उस केस में पहली ऑर्बिट की, इलेक्ट्रॉन की पहली ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी, देखो रिजल्ट लिखो इसका आप। इन दिस केस और इन दिस वे द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एक्ट्स एज द सेंट्रीपिटल फोर्स नीडेड फॉर सर्कुलर मोशन। कह रहा है क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन की सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करे। तो बोहर्स फर्स्ट पोस्टुलेट क्या होना चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, Gm मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स नीडेड फॉर सर्कुलर मोशन फॉर इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन r। तो इलेक्ट्रॉन के मास से यहां से me से me कट जाएगा, एक r से r कट जाएगा। ठीक है, और एटम में इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटा mvr इक्वल टू n इंटू h अपॉन 2π होना चाहिए। तो उस केस में रेडियस क्या होगी, रेडियस निकाल रहा हूं मैं यहां से। देखो मेरे बच्चे, इस रिलेशन को जरा गौर से देखो। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडेड सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन फॉर इलेक्ट्रॉन। तो यहां से देखो me से me कट गया, एक r से r कट गया, तो क्या बचा यहां से, r को यहां ले लो, v स्क्वायर r इज इक्वल टू g इंटू mp। ये तो पोस्टुलेट पहला। सेकंड पोस्टुलेट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी इंटू r इज इक्वल टू n इंटू n है बच्चों, ये n है, ये
n इंटू एच अपॉन 2 पाई, ये सेकंड पोस्टुलेट। ठीक है, रेडियस निकालनी है बच्चों मुझे, ठीक है ना, क्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है। तो एक काम कर लो, सेकंड पोस्टुलेट का स्क्वायर करो और उसको फर्स्ट पोस्टुलेट से डिवाइड कर दो। सेकंड पोस्टुलेट का स्क्वायर कर रहा हूं मैं, एम ई स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर कर रहा हूं मैं इसका, एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, और इसको डिवाइड कर रहा हूं फर्स्ट पोस्टुलेट से, वी स्क्वायर इंटू आर इज इक्वल टू जी इंटू एम पी। तो रखो, डिवाइड कर रहा हूं मैं इसको इससे, देखो वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट गया, एक आर से आर कट गया, मुझे रेडियस निकालनी है। तो रेडियस बराबर क्या हुआ, देखो यहां से एन स्क्वायर एच स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर जी इंटू एम पी, और देखो एम ई स्क्वायर और आएगा इसके नीचे इधर, एम ई स्क्वायर, ये रेडियस आ गई उस ऑर्बिट की, यही लिखा है देखो, आर बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपन 4 पाई स्क्वायर जी इंटू एम पी इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर। यहां तक ये रेडियस समझ में आ गई, फॉर्मूला समझ में आ गया ये वाला। बोर्स पोस्टुलेट लगाया मैंने, ये फर्स्ट पोस्टुलेट लगाया है कि एटम में इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है बिना एनर्जी रेडिएट किए उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा, और इलेक्ट्रॉन के लिए सेंटीपिटल फोर्स यहां पर किससे बोल रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स से मिल रहा है। तो मैंने फर्स्ट पोस्टुलेट लगाया है। सेकंड पोस्टुलेट, एटम में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ये सेकंड पोस्टुलेट लगाया है। फर्स्ट पोस्टुलेट सेकंड पोस्टुलेट को मिला दिया, ऑर्बिट की रेडियस निकल आई। अब वो पहली ऑर्बिट की रेडियस पूछी है उसने, तो इस फॉर्मूले में n की जगह पर 1 लिख दो। h प्लैंक कांस्टेंट है 4 पाई स्क्वायर, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं, ये क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है बच्चों, कैपिटल G है ये, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ये मास ऑफ प्रोटॉन, यहां पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लगाना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। यहां से n की जगह पर 1 लिख रहा हूं, तो रेडियस पहली ऑर्बिट की आएगी n की जगह पर 1 का स्क्वायर इंटू h कितना है 6.62 इंटू 10⁻34 इसका स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई की वैल्यू 3.1 का स्क्वायर, 3.14 का स्क्वायर, पाई का मान रख दिया। g यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, g की वैल्यू 6.67 10 की पावर -11, प्रोटॉन का मास 1.67 10⁻27, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31, और इसका स्क्वायर हो रहा है, इसका स्क्वायर, रेडियस आएगी मीटर में। क्लियर, इस वैल्यू को कैलकुलेट करो, इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लो बच्चों, बस क्वेश्चन का रिजल्ट आ जाएगा। इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लो आप, तो रेडियस आएगी मेरे बच्चे 1.2 इंटू 10⁻29 मीटर। ये बहुत ज्यादा रेडियस है बच्चों, इतना तो साइज यूनिवर्स का भी नहीं है भाई, ये तो रेडियस यूनिवर्स के साइज से भी ज्यादा बड़ी है। इसका मतलब डेफिनेटली एटम में इलेक्ट्रॉन की सर्कुलर मोशन के लिए सेंटीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से प्रोवाइड नहीं होता, इससे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रेस्पॉन्सिबल होता है उसकी सर्कुलर मोशन के लिए। यही बात हमने लिखी है, विच इज वेरी ग्रेटर देन साइज ऑफ होल यूनिवर्स। ये जो रेडियस है यूनिवर्स के साइज से भी ज्यादा बड़ी है बेटा। सो वी कैन से इन हाइड्रोजन एटम नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स फॉर इलेक्ट्रॉन इज प्रोवाइडेड बाई कूलम्बियन फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बट नॉट बाई ग्रेविटेशनल फोर्स। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको कि एटम में इलेक्ट्रॉन की सर्कुलर मोशन के लिए सेंटीपिटल फोर्स जो मिलता है, नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स जो मिलता है, वो कूलम्बियन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मिलता है, न कि ग्रेविटेशनल फोर्स से। क्लियर, नोट कर लिया होगा रिजल्ट आपने, मैं जहां तक समझता हूं नोट कर लिया होगा आपने रिजल्ट। क्लियर है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए मेरे बच्चे। ये क्वेश्चन नोट कीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत काम का क्वेश्चन है बच्चों, और ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा जा चुका है।
नोट कर लीजिए आप इस क्वेश्चन को। ऑब्टेन इन एक्सप्रेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन emitted when hydrogen atom de-excites from level n is equal to from level n to level n minus 1 for large value of n की वैल्यू ज्यादा है, तो आपको बताना है क्या, so that this frequency equal to the classical frequency of revolution of electron in the orbit। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हाइड्रोजन एटम में, ये तो मेरे बच्चे न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट एंड सो ऑन, ये nth ऑर्बिट है, कौन सी है, nth ऑर्बिट, और ये वाली कौन सी है, n-1th ऑर्बिट। हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन जब nth ऑर्बिट से n-1 ऑर्बिट में क्या करे, डी एक्साइट्स का मतलब nth ऑर्बिट से n-1th ऑर्बिट में जंप करे, तो ये जो लाइट निकालेगा ना, रेडिएशन जो निकालेगा, ये जो रेडिएशन निकल रहे हैं, रेडिएशन निकलने वाले रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी न्यू, ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट से n-1th ऑर्बिट में जब जंप करें, उस ड्यूरेशन में जो रेडिएशन इसमें से इमिट हो, उन निकलने वाले रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी उतनी है जितनी कि nth ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्यूशन फ्रीक्वेंसी है। मतलब इस एटम की इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्यूशन फ्रीक्वेंसी, और nth ऑर्बिट से n-1th ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जब जंप कर रहा है, तो उससे निकलने वाले रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी और nth ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी दोनों बराबर होंगी। ये फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्यूशन फ्रीक्वेंसी और nth ऑर्बिट से n-1th ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन जंप करे, उस ड्यूरेशन में जो रेडिएशन निकाले उसकी फ्रीक्वेंसी बराबर होगी। क्लियर है, ये वाली फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी दोनों बराबर होंगी। ये वाली कौन सी फ्रीक्वेंसी है, nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्यूशन फ्रीक्वेंसी है, और ये nth ऑर्बिट से n-1th ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जब जंप करे तो जो रेडिएशन निकाल रहा है, उन रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी और इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन फ्रीक्वेंसी दोनों बराबर होंगी। ये हमको शो करना है, जबकि ये बात क्वेश्चन में गिवन है, वैल्यू ऑफ n इज वेरी लार्ज, n का मान, n इज वेरी लार्ज, n की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है, ये क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर? तो सोचो अब दिमाग से, जब एटम में इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट से, एटम में इलेक्ट्रॉन, ये तो न्यूक्लियस है बच्चों, ये मान लो n-1th ऑर्बिट है और ये nth ऑर्बिट है, ठीक है ना। तो इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, nth ऑर्बिट में, nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी, इसको E1 कहते हैं हम, इसको E2 कह दो। तो E2 की वैल्यू कितनी होगी, -RCH/n², और E1 की वैल्यू कितनी होगी, E1 की वैल्यू होगी -RCH/n की जगह पर n-1 इतनी एनर्जी होगी। जब इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट से n-1 ऑर्बिट में जंप करेगा, तो जो रेडिएशन निकालेगा, उस रेडिएशन की जो एनर्जी होगी डेल्टा E, E2 - E1 बराबर h न्यू होगा। तो उस निकलने वाले रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, न्यू बराबर E2 - E1/h, ये होगी। तो E2 की जगह पर तो ये वैल्यू लिख दो यहां, और E1 की जगह पर ये वैल्यू लिख दो इस जगह पर अपॉन h, तो फ्रीक्वेंसी निकल आई। तो मैंने यही किया है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड when electron jump from nth orbit to n-1th orbit, nu is equal to E2 - E1/h। E2 - E1/h कैसे निकाला है मैंने, nth ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -RCH/n², n-1th ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी E1 मैंने मान लिया है -RCH/n-1²। जब इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट से n-1th ऑर्बिट पर जंप करेगा,
तो निकलने वाले रेडिएशन की एनर्जी क्या होगी, डेल्टा ई, E2 माइनस E1 इक्वल टू एच न्यू। तो निकलने वाले रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी न्यू निकल आएगी, एच को नीचे ले आओ, तो न्यू बराबर E2 माइनस E1 बाई एच। तो यही मैंने लिखा है, न्यू बराबर E2 माइनस E1 बाई एच। E2 की जगह पर वैल्यू लिख दूंगा मैं कौन सी, माइनस RCH अपॉन एन स्क्वायर। तो देखो H तो ये रहा, मैंने बाहर लिख दिया है, और E2 की जगह पर मैंने लिखा है माइनस RCH अपॉन E2 माइनस E1। E2 को मैंने इसको माना है माइनस RCH अपॉन एन स्क्वायर। यहां से यहां पर जब इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है ना मेरे बच्चे, तो nth ऑर्बिट की एनर्जी प्लस होगी ना, n माइनस 1 n E2 माइनस E1 कहां से जा रहा है, फ्रॉम लेवल n टू लेवल n माइनस 1। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये E1 माइनस E2 लिखना पड़ेगा बच्चों यहां पर आपको, इसको E1 कहें आप, इसको E1 कह दो, इस एनर्जी को E1 कह दो, इसको E2 कह दो, क्या फर्क पड़ रहा है। तो यहां से यहां तक की एनर्जी E1 माइनस E2 कह दो, ठीक है ना, E1 माइनस E2। क्लियर है, नहीं है क्लियर तो फिर से बना रहा हूं, देखो ये हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है, ये n माइनस 1th ऑर्बिट, ये nth ऑर्बिट। ध्यान देना, इस एनर्जी लेवल को E1 बोला है और इसको लेवल को आपने सही किया है बच्चों मैंने, क्योंकि एटम में इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर जंप कर रहा है, ठीक है ना। हाँ कोई बात नहीं है, इसको E1 कहो, इसको E2 कहो। तो इस एनर्जी लेवल से इस एनर्जी लेवल पर आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो एनर्जी का डिफरेंस क्या आएगा, E1 माइनस E2 कहेंगे ना आप, इससे E1 माइनस E2 मतलब इस यहां से यहां तक की एनर्जी का डिफरेंस चाहिए मुझे, ठीक है ना, चेक कर लो। ठीक है, ये वैल्यू यहां पर उल्टी लिखी हुई है बच्चों, यहां पर ये वैल्यू उल्टी लिखी हुई है। यहां पर ये वैल्यू उल्टी लिखी हुई है, ये वैल्यू यहां तक ठीक है बच्चों। इसके बाद ये वैल्यू, ये वाला टर्म जो लिखा है ना, ये उल्टा लिखा हुआ है, ये वाला टर्म यहां से हटा दो, इसकी जगह पर यहां लिखो, इसकी जगह पर न्यू बराबर यहां पर लिखो न्यू इक्वल टू, देखो मैं काट रहा हूं इसे, इस एनर्जी को E1 बोल रहा हूं, इस एनर्जी को E2 बोल रहा हूं, और E2 बराबर यहां पर होगा माइनस RCH अपॉन एन स्क्वायर, और E1 बराबर होगा, नोट कर लेना सही से, माइनस RCH अपॉन एन माइनस 1 का स्क्वायर। तो डेल्टा E इक्वल टू E2 माइनस E1 इक्वल टू एच न्यू। E2 की जगह पर ये वैल्यू लिखो, माइनस RCH अपॉन एन स्क्वायर माइनस RCH अपॉन एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब सही है, ये लिखो बच्चों, इक्वल टू एच न्यू। अब सही है, चेक कर लो, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहां से RCH कॉमन ले लो, RCH, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1 अपॉन एन माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। अब ठीक है, ये कर लो सही से, इक्वल टू एच न्यू, एच से एच कैंसिल कर दो, तो न्यू बराबर RC 1 अपॉन एन माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एच का स्क्वायर, ये रहा। न्यू बराबर RC 1 अपॉन एन माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन का स्क्वायर। ये वाला वैल्यू, ये वाला टर्म यहां तक लिख लीजिए। यहां तक बात क्लियर है बच्चों? ये पॉइंट नोट कर लो, ये वाला एच से एच कट गया, तो न्यू बराबर, यहां से न्यू बराबर क्या आएगा, यहां से न्यू बराबर आ जाएगा, न्यू बराबर RC 1 अपॉन एन माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। बस ये वाला टर्म पहले नोट कर लो, यहां तक, ये वाला टर्म यहां तक नोट कर लो, ठीक है, ये वाला टर्म, और ये वाला टर्म ये लिखा हुआ है,
ये वाला टर्म ये लिखा हुआ है, ये रहा, नोट कर लो इसे। यहां तक नोट कर लिया बच्चों? यहां तक नोट कर लिया आपने? बहुत बढ़िया। चलिएगा यहां के बाद देखें जरा, ये वाला टर्म यहां तक आ गया। अब एक काम करो, इन दोनों का एलसीएम लो। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो वैल्यू क्या आएगी, देखो नोट करना मेरे साथ साथ। इसका और इसका एलसीएम आ गया एन स्क्वायर एन माइनस वन का होल स्क्वायर, यहां होल स्क्वायर करो, ठीक है। ये टर्म आएगा एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन का होल स्क्वायर, उसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2n माइनस वन आएगा ऊपर, अपॉन एन स्क्वायर एन माइनस वन का होल स्क्वायर है। ये कर लिया। वेयर आर इक्वल टू, जहां पर आर रेडबर्ग कांस्टेंट है, और ये फॉर्मूला हम पहले पढ़ा चुके हैं। आर बराबर होता है एम ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर सी एच क्यू। ये रेडबर्ग कांस्टेंट है, जरूरत पड़े तो इस आर की जगह पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है इफ एन इज वेरी लार्ज, एन इज वेरी लार्ज, जब एन का मान बहुत ज्यादा है, सोचो अपने दिमाग से, एन की वैल्यू जब बहुत ज्यादा होगी बच्चों, बहुत बड़ी संख्या में से हम एक सब्ट्रैक्ट करें तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? इस वन को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं? एन की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब वन जो वैल्यू होगी वो बहुत कम होगी, तो इस वन को हम नेग्लेक्ट कर दें तो ऊपर से क्या बचेगा? वन नेग्लेक्ट कर देंगे तो 2n बचेगा ऊपर से, ये तो 2n बचा, ये एन स्क्वायर और वन यहां से नेग्लेक्ट कर दिया, एन स्क्वायर यहां से बचेगा, तो एन स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर कितना हो जाएगा? एन की पावर 4। क्लियर है? तो एक एन यहां से पावर कम कर दो, ये एन है और ये एन की पावर 4 है, तो एक पावर यहां से कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा ऊपर? 2rc, 2rc, एक एन कैंसिल हो गई पावर, तो एन की पावर 3, तो फ्रीक्वेंसी न्यू बराबर 2rc अपॉन एन की पावर 3। ये उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी आ गई, कौन से रेडिएशन की? जो एटम में इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट से n-1th ऑर्बिट पर जब जंप करेगा तो निकलने वाली रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी आ गई है। आपको प्रूफ ये करना है कि ये वाली रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी nth ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्यूशन फ्रीक्वेंसी के बराबर है। ये बात प्रूफ करके दिखानी है, तो एक काम कर दो, पहले इस r की जगह पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, इस r की जगह पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहां पर, तो यहां पर मैंने यही किया है, देखो ये रहा, इस r की जगह पर ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट की मैंने यहां पर, तो फ्रीक्वेंसी ये आ गई। बहुत सिंपल सा रिजल्ट है मेरे बच्चा। r की वैल्यू ये वाली वैल्यू हटा करके यहां से r की वैल्यू ये वाली हटाओ और ये वैल्यू इस जगह पर लगा दो, तो रिजल्ट फ्रीक्वेंसी का, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी का रिजल्ट ये आ गया। जब एटम में इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट से n-1th ऑर्बिट पर जंप करेगा तो उससे निकलने वाले रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी इतनी होगी, ठीक है ना। तो आपको यह शो करना है कि ये इस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी nth ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्यूशन फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी, ये बात प्रूफ करनी है आपको। एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, इन nth ऑर्बिट, इन nth ऑर्बिट इज गिवन बाई न्यू बराबर 1/t, फ्रीक्वेंसी रिवॉल्यूशन फ्रीक्वेंसी 1 टाइम पीरियड होता है, 1 टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड होता है 2πr/v, तो v ले जाओ ऊपर, तो v/2πn। तो nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड यहां लिख दो और nth ऑर्बिट की रेडियस यहां लिख दो, तो nth ऑर्बिट की इलेक्ट्रॉन की, nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होगी, ये फॉर्मूला हम बोहर्स रिजल्ट में बता चुके हैं, और nth ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी ये भी बोहर्स रिजल्ट में बता चुके हैं। तो nth ऑर्बिट की वेलोसिटी, nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी तो यहां लिखेंगे और nth ऑर्बिट की रेडियस यहां लिखेंगे, और उसको सॉल्व करोगे तो nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्यूशन फ्रीक्वेंसी निकल करके आएगी मेरे बच्चे, कितनी? m⁴/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब n की पावर 3, ये रिवॉल्यूशन फ्रीक्वेंसी आएगी इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट में। और ये इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्यूशन फ्रीक्वेंसी और nth ऑर्बिट से n-1th ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जब जंप कर रहा है तो निकलने वाले रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी मेरे ख्याल से ये फ्रीक्वेंसी और इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्यूशन फ्रीक्वेंसी ये दोनों सेम है, यही बात प्रूफ करनी थी। सो दीज टू फ्रीक्वेंसीज आर सेम, जो कि हमें प्रूफ करना था। क्लियर? नोट कर लो आप इस पॉइंट को बच्चों, काम का पॉइंट है ये।
नोट कर लिया मेरे बच्चे। मैंने इस चैप्टर में बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ एटम के कुछ एग्जाम्पल्स बताए हैं। इन एग्जाम्पल्स को 2-3 बार आप पढ़ लें, सुन लें और एग्जाम्पल्स सॉल्व करके देखें, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे लिख लेंगे निश्चित रूप से। ऐसा मेरा विश्वास है, आप करके देखें आप इसे, ठीक है ना। यहां से आगे बच्चों इस चैप्टर में केवल एक टॉपिक रह गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ये नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं बच्चों आपको, ठीक है ना। तब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, तब तक के लिए ये वीडियो 1-2 बार देख लें।